संसद में दिए राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। संसद में राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विदेश नीति पर भी गंभीर बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की गलतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान नजदीक आ गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर सरकार की ओर से करारा जवाब दिया गया। खुद विदेश मंत्री जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब दिया है और कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज आदमी हैं। साथ ही कहा कि बिना पढ़े टिप्पणी करना गलत है, उन्हें माफी मांगने को कहा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बेहद आपत्तिजनक है। संसद भवन में ऐसी बातें कहना संसद का ही अपमान है। I believe that Rahul Gandhi has no understanding about democracy. He has no respect for democracy and he doesn't believe in democracy. He believes in one man or one family rule in the country. राहुल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की सोच पर ही सवाल उठा दिया और यूपी सरकार पर तंज कसा। इनकी सोच क्या है? इनका जो वक्त था उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। केंद्रीय मंत्रियों ने एक सुर में राहुल गांधी के बयान की निंदा की और कहा कि उन्होंने संसद में झूठी बयानबाजी की है। राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस एज ए कांग्रेस नेता वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी को ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने लोगों का दिल जीत के, सारे देश का लोगों का दिल जीत के, मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है। तो इनका मानसिकता क्या है? ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी, ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। राहुल गांधी जी का भाषण तो उन्होंने अच्छा किया। पहले तो उनको भाषण करने के लिए आता नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा डैशिंग भाषण करते हैं। लेकिन जो आरोप है, आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मुद्रा योजना शुरू की थी, इस मुद्रा योजना में अभी तक कम से कम 33 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में भी मतलब नौकरियां मिली है। तो मोदी जी के कार्यकाल में लोग गरीब नहीं, गरीब लोग अमीर हो गए हैं। जो बयान है ये अत्यंत चिंताजनक है और ये केयरलेसनेस का एक उदाहरण है, क्योंकि वो कहां से शुरू किया और कहां समाप्त किया, ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। चाइना के बारे में बोले कि भारत को चारों तरफ घिरे हुए हैं। वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद चाइना और पाकिस्तान को कर्नर कर दिया। सारा विश्व जनमत भारत के पक्ष में आ गया। और 1962 में जब उनका ग्रेट ग्रैंडफादर थे भारत के प्रधानमंत्री, तब चाइना को एक विराट हिस्सा देकर के भारत की सेना को पीछे आने के लिए निर्देश दिया था और एक विशाल भूभाग चाइना के कब्जा में आज भी है। किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि पहले वो भारत के युवराज की तरह व्यवहार करते थे और अब उन्हें लगता है कि वो भारत के राजा है। ये ट्वीट किरण रिजिजू की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी बार बार दुश्मन की प्रशंसा करते हैं और उनको सार्वजनिक मंच पर भारत का अपमान करते हुए देखना दुखद है। अच्छे विपक्ष के बजाय वो देशद्रोही के रूप में काम कर रहे हैं। ये एक और ट्वीट। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण असरदार था, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल की मदद से केंद्र सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है। This BJP government and Narendra Modi government is only for supporting rich people of the country. That is why he himself in a defensive mood
That is why he is telling. Actually, these all comments means that Rahul Gandhi speech was so effective. We are very glad to see that. ऑफ कोर्स हम उसका अनुभव ले रहे हैं महाराष्ट्र में, ममता बनर्जी बंगाल में ले रही है। कोई संविधान, कोई कानून का पालन नहीं हो रहा है। और जैसे कहा राहुल जी ने, हमारे स्टेट का भी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार, बीजेपी, उनकी सरकार, पैरेलल सरकार, उनका अंडरवर्ल्ड चलाना चाहती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। बीजेपी सांसद अरुण सिंह का यह कहना है कि राहुल गांधी हमेशा निराधार बात करते हैं, सकारात्मक बातें नहीं करते। सदैव निराधार बातें करते हैं और उनके बातों में कोई तथ्य कभी भी नहीं होता और डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कभी भी सकारात्मक बात करते ही नहीं है। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि 8 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना नल से जल पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है। गरीबों का अकाउंट 6 दशक के बाद शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने उनका अकाउंट नहीं खोला। आज 24 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। पक्का मकान बन रहा है। महिलाओं के अकाउंट में, जनधन अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। 5 किलो अनाज पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। यह राहुल गांधी को ये सब चीजें नहीं दिखती। वास्तव में गांव, गरीब, किसान, इनके मसीहा के रूप में कोई काम कर रहा तो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ये कहा कि राहुल ने जिन्ना की सोच पर वो आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार को, केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने आईना दिखाया, लेकिन आप प्रिविलेज मोशन ले आए उनके खिलाफ। कौन सा आईना दिखाया? मैंने कल रूल बुक के आधार पर कहा कि पेगासस मामला जो है सब जुडिस है। आपका भी नाम पेगासस में है। आप अपना मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं दे रहे हो उस जांच कमेटी को? आप जो है जांच से भाग रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हो और उसके बाद आप जो है इस मुद्दे को केवल राजनीति के तौर पर, केवल वोट बैंक की राजनीति के तौर पर, केवल हंगामा करने के लिए जो है आप एक मुद्दा उठा रहे हो। तो पेगासस से वो भाग गए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन किया। कोई भी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं। आपको पता है कि इमरजेंसी में क्या हुआ कि यदि उनकी नानी दादी का जो है सेट असाइड हो गया इलेक्शन, तो उन्होंने जो है जस्टिस चंद्रचूड़ को 8 जज को जो है बाईपास करके जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है, गांधी फैमिली का पुराना इतिहास। और जब अपने ही पार्टी का इतिहास इस आदमी को नहीं पता हो, इस देश का इतिहास नहीं पता हो, तो देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, जैसे चाइना को उन्होंने कितना प्रेज किया, आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है कि आप अपने देश में क्या ताकत है उसके बारे में नहीं कर रहे हो। हमारे सैनिक किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हो। गलवान में हमने किस तरह से धकेल दिया चाइना को, उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे कि चाइना ऐसा कर रहा है, हमारी जानकारी चाइना ऐसा कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? ये मामा सल्ल की भूमिका में है कि इनका जो है मन विदेशियों के साथ है, लेकिन ये देश का नागरिक बने रहना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। और महाभारत में जो सल्ल की भूमिका थी वही राहुल गांधी निभा रहे। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद है, जहां वो अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। स्थानीय जनजाति के लोगों ने राहुल गांधी को मुकुट पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। ये तस्वीर आप देखिए। छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर आज राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर स्थानीय जनजाति के लोगों ने राहुल गांधी को मुकुट पहनाया और उनका स्वागत किया गया। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की 2 योजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा दावा किया है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान पर हमले का दावा, पाकिस्तान के 100 सैनिक मारने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े सैन्य अधिकारी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी गिराने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के नुश्की इलाके में हमला किया गया है। पंजगूर में भी हमले का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर, मिलिट्री कैंप पर भी कब्जे का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह बड़ा दावा किया है। एक के बाद एक कई बड़े दावे। बलूचिस्तान का पाकिस्तान पर हमले का यह दावा, जिसमें 100 सैनिक मारने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी की मौत की भी खबर का दावा किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी गिराया गया है। पाकिस्तान के नुश्की इलाके में यह हमला हुआ है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर के गिराने का दावा किया गया है। साथ ही
पंजगुर में भी हमले का दावा किया गया है। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, कल जो है जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने पाकिस्तान के जो 2 कैंप है वहां पे उन पर अटैक किया था और उसके बाद से लगातार जो है दोनों के बीच में जो है जंग जारी है। आज सुबह 11:30 बजे भी जो है पाकिस्तानी समय के अनुसार 11:30 बजे एक हेलीकॉप्टर भी जो है मार गिराया गया, ऐसा दावा जो है किया जा रहा है। क्योंकि ISPR ने एक वक्तव्य दिया था, एक जानकारी साझा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जो है BLA जो उसके जो सैनिक हैं जो उसको जो है मार दिया था। वो कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन BLA की तरफ से ये बात तस्वीर जारी की गई है कि तकरीबन जो है जो ज्यादा जो है अभी तक बताया जा रहा है कि गन फाइट में मारे जा चुके हैं, अभी भी की जा रही है BLA की तरफ से। और अभी फिलहाल भी जो है लगातार जंग जारी है वहां पे और हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा BLA की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी तक ISPR की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी नहीं साझा की गई है कि BLA ने जो दावा किया है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया है, वो चूंकि अभी वहां पे जो है जबरदस्त लड़ाई चल रही है और अभी फिलहाल दोनों जो पाकिस्तानी आर्मी जो फ्रंटियर कोर है वो और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन जो फ्रंट है वो जो है आर्मी जो है वो आपस में जो है अभी फिलहाल भिड़ रही है, लगातार गोलीबारी जारी है। यानी कि पाकिस्तानी सेना के लिए काल बनकर ये बलूच लिबरेशन आर्मी सामने आया है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई दावा? देखिए, पाकिस्तान ने ये दावा जरूर किया है कि जो 2 उनके मिलिट्री कैंप थे वहां पे अटैक किया गया था और इस अटैक में जो है उन्होंने 4 बलूच विद्रोहियों को जो है मार गिराया है, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके जो ISPR है उसके जो दावे हैं, जो उसकी जो सफाई है उसको खारिज किया है। उसने सीधे तौर पर उस रिलीज में ये साफ किया गया है कि तकरीबन 100 के आसपास जो है पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक हैं उनको जो है उन्होंने मार गिराया और जो दोनों कैंप है उस पर जो है उनके ज्यादातर कैंपों पर जो है उनका कब्जा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से ISPR की तरफ से कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर ज्यादा साझा नहीं की जा रही, क्योंकि ग्राउंड में अभी ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और बहुत भागा जो है वहाँ पे भी भयंकर लड़ाई जो है फिलहाल बलूचिस्तान में जारी है। बिल्कुल, यानी कि जबरदस्त जंग अभी भी जारी है। लेकिन संदीप, क्या मानकर चला जाए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई शिविरों को तबाह कर दिया गया है बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, तो ऐसे में पाकिस्तान को नुकसान है और पाकिस्तान एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि देखिए इस पूरी जंग में हम पिछड़ चुके हैं। देखिए, इंटरनल कुछ भी ऐसा किसी देश में ऐसा होता है तो वो सबसे पहले नहीं बताते हैं कि एक्चुअल जो है पोजीशन क्या है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन को लेकर बहुत लंबे समय से जो है दोनों जो पाकिस्तान आर्मी और बलूच आर्मी के बीच में जो है जंग जो है लगातार चल रही है और ऐसे में जब तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशन पूरा नहीं। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त मेजर जनरल अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस जंग को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान सेना के बीच में जारी है, जिसमें अब बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि कई शिविरों को तबाह किया जा चुका है पाकिस्तान के? बलूचिस्तान हमेशा से ही अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा है और मौजूदा समय में ये लड़ाई बहुत तेज हो गई है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 2 बड़े कैंपों पर भीषण हमला किया है। हालांकि इसका पूरी तरह सत्यापन नहीं किया जा सकता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और उनका एक हेलीकॉप्टर भी स्मॉल आर्म्स फायर से मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में उनके कमांडोज और बाकी आर्मी का मेजर मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया हुआ है ताकि वो इस बलूचिस्तान आर्मी के हमले को नकार सके। सर, हालांकि BLA ये भी दावा कर रहा है कि मीडिया में खबरें प्रसारित करने के लिए पाकिस्तान ने रोक लगा दी है, बैन लगा दी है। ये बात सही है। वहाँ पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं, कम्युनिकेशन की सुविधाएं, खबरों का आना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसी तरह से वहां से स्पष्ट खबरें ओपन सोर्स मीडिया से नहीं आ रही हैं। लेकिन वहां के जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि बलूचिस्तान आर्मी की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बाद उसको भीषण सफलता मिली है और
पाकिस्तान आर्मी इन दोनों कैंपों को मुक्त कराने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी भी बताया जाता है कि दोनों कैंपों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बलूचिस्तान आर्मी के हाथ में है। आगे की स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब वहां से कम्युनिकेशन फ्री होंगे और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी। पाकिस्तान हमेशा जो हताहत होने वालों की संख्या है उसको छुपाता रहा है। पहले भी ऐसी जब घटना हुई थी, उसके लोग मारे गए थे, उसने बोला कि कोई हताहत नहीं हुआ, और बाद में जब बताया गया कि 10 लोग हताहत हुए हैं, वो चीज सामने आई। इस समय भी वो सिर्फ ये बताया लोग मारे गए हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीएलए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देखिए कई शिविरों को तबाह किया जा चुका है, पाकिस्तान के 100 सैनिकों को मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी किसी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही जितनी भी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही है उस पर फिलहाल बैन लगा दिया है, लेकिन ये जबरदस्त जंग दोनों के बीच में अभी भी जारी है। गलवान पर चीन का झूठ फिर बेनकाब हुआ है। गलवान की झड़प में 38 चीनी सैनिकों की जान गई है। भारतीय सेना की ताकत के सामने चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। यह दावा भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने किया है। गलवान डिकोडेड नाम से छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कई जवान गलवान नदी में बह गए थे। इस झड़प में चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने 34 सैनिकों की मौत का दावा किया है। जबकि इस झड़प में भारत की ओर से संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। यह झड़प गलवान घाटी में जून 2020 में हुई थी और इसी को लेकर अब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने यह नया दावा किया है। कई चीनी जवान गलवान नदी में बह चुके थे। भारतीय सेना चीनी सेना पर ये भारी पड़े थे, ये अखबार की तरफ से दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार की तरफ से ये झड़प जो कि गलवान घाटी में हुई थी जून 2020 में, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने दावा किया है कि इस झड़प में 34 सैनिकों की मौत हुई थी, 38 चीनी सैनिकों की जान गई थी इस पूरी झड़प में, जो कि लगातार भारत कह रहा है। और ऐसे में अब चीन का झूठ बेनकाब हुआ है, क्योंकि चीन इस बात से लगातार नकारता रहा है कि देखिए हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान या कोई भी उसकी जान नहीं गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर लिखा है कि गलवान घाटी के संघर्ष में चीन के आधिकारिक तौर पर दावा किए गए सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक सैनिकों को खोया, उनमें से अधिकांश डूब गए और युद्ध में बह गए। चीन आक्रामक रूप से मौतों पर खबर को रोक रहा है, यह अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के सियासी समर बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए अमित शाह आज बुलंदशहर में मौजूद हैं। चुनावी मंच से अमित शाह ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कार सेवकों को गोली चलाने का उन पर काम किया है और बीजेपी सरकार राम भक्तों के लिए मंदिर बनवा रही है। ये हमला बोलते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरा। आज बुलंदशहर में अमित शाह मौजूद हैं और ऐसे में धुआंधार प्रचार जारी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अमित शाह ने मंच से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती पर भी तंज किया। साथ ही जयंत चौधरी को सलाह दी कि जो अखिलेश अपने पिता के नहीं हो पाए, उनकी नहीं सुनते, वो उनकी क्या सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन
जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। तो बुलंदशहर में अमित शाह खूब गरजे। मंच से उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में माफिया का पलायन हुआ है। पहले आलिया, मालिया, जमालिया आकर सबको करते थे परेशान। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया, मालिया, जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। और यूपी में बीजेपी को लेकर किस तरह का उत्साह है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर अनाज मंडी पहुंचे। वो मंच से थोड़ी दूर मंडी के अंदर जैसे ही पहुंचे, कुछ लोग उनके नजदीक आ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीर आप देखिए यूपी के बुलंदशहर की। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन का दौर भी चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी के सिराथू से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। सिराथू मौर्य का जन्म स्थान भी है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश की ये सीट वीआईपी हो चुकी है। सबकी नजरें वहां टिकी हुई है। सिराथू में पटेल कुर्मी वोटर बड़ी संख्या में है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों हाथ में बताओ करोगे? आप सबको यह दायित्व में सौंप रहा हूं और मैं पूरे प्रदेश में जहां भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रभारी जी, मेरे नेतागण मुझे निर्देशित करेंगे, मैं वहां प्रचार के लिए भी जाऊंगा। समय मिलेगा तो आप सबके बीच भी आऊंगा। लेकिन मैं यह लगातार मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि केशव जी आपका सिराथू के बारे में क्या कहना है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि सिराथू का प्रत्याशी केशव प्रसाद नहीं है, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की एक एक जनता प्रत्याशी है। वह चुनाव लड़ रही है और इसका हिसाब वोट तो पड़ना है 27 तारीख को। लेकिन जब 10 मार्च को गिनती होगी वोटों की, तो उसमें आप देख लेना कि सिराथू की जनता और सिराथू के कार्यकर्ता, कौशांबी की जनता और कौशांबी के कार्यकर्ता की ताकत कितनी है। मुझे पूरा भरोसा है अगर हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ईमानदारी से सेवा की है तो आपका आशीर्वाद भी ईमानदारी के साथ मिलेगा। कल मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भेजा है, आपका क्या कहना है? तो मैंने कल भी कहा था और आज भी नामांकन के समर्थन में आयोजित सभा के मंच से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, आप प्रत्याशी बनकर के आइए, किसी को यहाँ भेज करके और दूर से मत बताइए कि आप कितने, क्योंकि करहल विधानसभा में जहां से इन्होंने नामांकन किया है, भारत सरकार के कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने नामांकन कर दिया। अगर उनको सुबह मालूम होता तो वो नामांकन नहीं करते। उनको पता ही नहीं चलने पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रत्याशी को भेजने का काम किया है। और आपको बता रहा हूं, मैनपुरी की करहल सहित चारों विधानसभा में कमल का फूल वहां खिलने जा रहा है। और आप सबका आशीर्वाद मैं विशेष तौर से चाहता हूं। और एक समस्या सिराथू वाले मुझे बताते हैं, हमने गुंडागर्दी के खिलाफ 2017 का चुनाव लड़ा था। आप बताइए कि गुंडाई कौशांबी वालों बताओ, गुंडाई कम हुई है कि नहीं कम हुई? बताइए, कोई गुंडाई कर सकता है क्या? पहले बिजली कितने घंटे आती थी, अब कितना आ रही है?
भारत साफ है कि नहीं साफ है? तो यह भारत जो साफ है, इस साफ भारत का परिणाम आप सबको मैं बहुत बातें करूंगा, देर लग जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबको बोलना है। आप सब अपने स्थान में बैठ जाओ, बातें बैठ जाओ। आप सब लोगों को मैं यहाँ पर हृदय से अभिनंदन करते हुए जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है वो मैं आपको सौंप दूं, और आप सबको इतना कह करके कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति, माननीय प्रभारी जी की उपस्थिति में, कि पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी जो भी सेवा देगी उस सेवा के हिसाब से मैं प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अपील करते हुए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब अपना नामांकन दाखिल किया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ खास तौर पर मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा है और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा, और हम फिर से सरकार बनाएंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। हमारे सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन करेंगे। इस दौरान तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये दो तस्वीरें आप देखिए। आज डिप्टी सीएम ने अपना नामांकन दाखिल किया। खासतौर पर जेपी नड्डा, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल उनके साथ मौजूद रही, और कल मुख्यमंत्री गोरखपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव प्रचार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। इस दौरान जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। सिराथू की लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अपना दल की उम्मीदवार पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, और ये कैंपेन करते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस तरह के कैंपेन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत दे दी गई है लिमिटेड लोगों के साथ। और उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज वो बुलंदशहर में है, शाम तक वो नोएडा भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा आ रहे हैं। अखिलेश यादव दादरी और नोएडा प्रत्याशी के लिए मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। साल 2012 में चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश के साथ नोएडा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एक बार भी समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में इस बार उन्हें उम्मीद रहेगी कि जिले में समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाए। अखिलेश यादव जिले में अंतिम बार 2012 में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दनकौर आए थे। आज फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुपरस्टिशन ये है, अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा में आज चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता पंकज सिंह इसे लेकर अखिलेश पर हमला बोलते हुए नजर आए। ये कहा कि नोएडा को अपशकुन मानने वाले अब कर रहे हैं चुनावी दौरा। बीजेपी नेता पंकज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। कई विधायक समाजवादी पार्टी के नेता मेरठ से प्रत्याशी भी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू गर्दी चल रही है, मुस्लिमों को खतरा है। कैसे इस तरह के बयानों को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो। हाँ, लेकिन अपने देश में रहकर कोई अगर पाकिस्तान की जय बोलने की हिम्मत करेगा तो उसको तो जवाब देंगे ही। और
वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने में अपना गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। ये सपा बसपा के कुछ नेताओं को आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान गाने से भी बचते हैं, भारत माता की जय बोलने से भी बचते हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत प्रधानमंत्री जी से मांगना, ये क्या है? मैं समझता हूं कि ये लोगों को अपने आप ये स्पष्ट कर देता है कि ये दल सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटकर अपने सत्ता की राजनीति चलाना चाहते हैं। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी ने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के चर्बी उतार देगी, उनका बयान है। अब मैं समझता हूं कि कहीं पर भी बोलने से पहले थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन खैर वो भी अब दिखेगा, वो जनता किसकी गर्मी उतारती है। 2022 का चुनाव ये आम चुनाव नहीं, 2022 का चुनाव 25 साल तक उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव है। मेरे सामने जो युवा है उनको मैं कहने आया हूं कि आपने ये 15 साल सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे की जो सरकारें देखी है, वो सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा। मैं आया था 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां के लोग माफियाओं से डरते थे, यहां बहन बेटियों माताओं का सम्मान नहीं था, आए दिन अपना नीत करते रहते हैं। मुझे बताओ डिवाई वालों, आज कौन माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है भाई? आजम खान कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर गलती कर दी तो कहां पर होंगे? नहीं, आपने गलती कर दी तो आपने गलती कर ये समाजवादी पार्टी का सरकार लाया, तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने यहां कहा था कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधिकार दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे। मित्रों, आज मैं कहता हूं डिवाई वालों, सपा बसपा की बहन जी और अखिलेश की सरकारें थी, बिजली आती थी क्या? बिजली रानी डिवाई से रुक गई थी या नहीं रुक गई थी? आज 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? जोर से बोलो, आती है या नहीं आती? गरीबों के घर में शौचालय बने हैं या नहीं बने हैं? हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर गया है या नहीं गया है? 82 लाख लोगों को घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 82 लाख। मुझे एक बात बताओ भाई, आप में से कितने लोगों ने टीका लिया है? हाथ ऊपर करो जरा, ऊपर टीका कितने लोगों ने? सबने लिया है ना? ये अखिलेश बाबू कहते थे टीका न लो, ये तो मोदी टीका है। मित्रों, अखिलेश जी ने ये टीकों को भाजपा का टीका कहा और कहा मैं नहीं दूंगा। बाद में डर लगा तो वो भी लगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। मित्रों, उनकी बातों में आकर उत्तर प्रदेश की जनता टीका न लेती तो तीसरी लहर में हमारा क्या होता बताइए? तकलीफ होती या नहीं होती? होती या नहीं